हेलो एवरीवन। सो अपने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एओडी के दो पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट वन वाज टेंजेंट एंड नॉर्मल, सेकंड इज एरर अप्रोक्सीमेशन। नाउ विल स्टार्ट विद थर्ड पार्ट ऑफ डेरिवेटिव, दैट इज यू कैन से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन, व्हिच इज रेट मेजर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि dy बाई dx को एज अ रेट मेजर यूज कैसे करते हैं। ठीक है, इसका कुछ एप्लीकेशन आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो, एक पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। लाइक जो हम टर्म लिखते हैं dy बाई dx, इसी को रीड करने का एक तरीका और भी होता है, which is rate of change of y with respect to x, rate of change of y with respect to x। हम लोग निकाल रहे हैं dy by dx, मतलब y चेंज हो रहा है, बट y की चेंज होने का रेट क्या है विद रिस्पेक्ट टू x। इसका एप्लीकेशन आपने कहाँ लिखा होगा? आई सपोज फिजिक्स में 1D मोशन, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलेंगे आपके पास नॉर्मली लीनियर मोशन, वहां पर आप इसको यूज करते थे। आपने कैसे यूज करना बताता हूँ। आपने देखा होगा ये टर्म विच इज dx बाई dt, ठीक है। dx बाई dt को हम लोग बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या था? ये था अपने पास वेलोसिटी, ये इसका डेफिनेशन था अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी। या फिर इसी का और वर्जन विच इज dv बाई dt, जिसको आप बोलते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रही है, इसको आप बोलते थे एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस वाज एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। आपने इसका कुछ पार्ट फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, सो इंक्लूडिंग दैट फिजिक्स का पार्ट, पर थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको और समझेंगे कि इस रेट मेजर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, नो डाउट इसका एक एप्लीकेशन तो डायरेक्टली फिजिक्स के रिलेटेड हो गया अपने पास। जो क्वेश्चन आपने फिजिक्स में सॉल्व किए थे कि जब आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकालना हो तो हम डिस्प्लेसमेंट को यूज करेंगे, या फिर एक्सेलरेशन निकालना हो तो हम वेलोसिटी को यूज करेंगे। तो एक एप्लीकेशन पार्ट तो यही हुआ। एक होगा प्योरली मैथमेटिकल एप्लीकेशन पार्ट, जहां पे हम लोग एरिया, वॉल्यूम, इन सब चीजों को यूज करेंगे टू गेट द रेट ऑफ चेंज। अब मैथमेटिक्स में इसको यूज कैसे करते हैं समझना। एक बहुत ही सिंपल सा रियल लाइफ एग्जांपल है, कभी भी ऑब्जर्व करना। सपोज करो एक क्वाइट लेक है, ठीक है, मतलब बेसिकली लेक है जिसके अंदर वाटर है, बट वो वाटर स्टिल है, ठीक है, जिस तरीके से नॉर्मली होता है। अब आपने उसमें एक स्टोन ड्रॉप किया। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो अगर क्वाइट वाटर में आप स्टोन ड्रॉप करोगे तो क्या होता है, स्टोन ड्रॉप करने के बाद ऐसे सर्कल्स बनते हैं, ठीक है, और वो सर्कल्स बड़े होते रहते हैं। जिस पॉइंट पे आपने स्टोन ड्रॉप किया है उसके बाद सर्कल बढ़ेंगे और वो सर्कल बड़े होते रहते हैं। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये जो सर्कल्स बन रहे हैं इनका रेडियस चेंज हो रहा है, बिकॉज एट एनी इंस्टेंट आपके पास सर्कल का रेडियस बढ़ते जा रहा है कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ सकता है, या फिर जब सर्कल बढ़ेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल भी आ सकता है। और एग्जांपल बोलता हूँ सिंपल सा, सबने बलून देखा होगा, ठीक है। सपोज करो हम लोग बलून में एयर फिल कर रहे हैं, ठीक है। जब बलून में एयर फिल करेंगे तो उसका शेप आता है प्रॉपर्ली स्फेरिकल, कोई भी शेप होगा, बट मैंने स्फेरिकल माना है, ठीक है। कि सपोज करो उसका शेप आ रहा है स्फेरिकल, मतलब उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसका शेप या उसका बेसिकली बोलूं उसके अंदर हम लोग एयर फिल कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब बेसिकली उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वहां पे आएगा अपने पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। सेकेंडली ऑब्वियसली उसका अगर वो शेप बढ़ रहा है तो उसका रेडियस भी बढ़ रहा होगा। अगर मैं उसको स्फीयर मानता हूँ तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस भी आएगा। थर्ड, स्फीयर बीइंग अ 3D शेप, ठीक है, 3D शेप में क्या होता है, वॉल्यूम तो आएगा पर साथ में एरिया भी आता है, जिसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। तो ऑब्वियसली अगर उसका साइज बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, साथ में एरिया भी बढ़ेगा, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया भी आएगा। तो इन सब चीजों को यूज करेंगे हम लोग इस पार्ट में, विच इज रेट मेजर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग विद दिस पार्ट, एक चीज समझना, यहाँ पे थ्योरेटिकली कुछ नहीं होता, मतलब कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमको क्वेश्चन को पहचानना है कि हमको क्या सॉल्व करना है। सपोज करो जैसे स्फीयर वाला क्वेश्चन था, मैंने आपसे बोला कि आप एक बलून में एयर फिल कर रहे हो, अज्यूम अ बलून टू बी अ स्फेरिकल शेप, ठीक है। आपको निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो बाय डिफॉल्ट आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। सो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या हो गई, रिक्वायरमेंट हो गई कि आपको बेसिक जो भी फिगर्स हैं, whether it's a 2D फिगर और it's a 3D फिगर, उनके बारे में आपको उसका एरिया, वॉल्यूम, उसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। आई अज्यूम कि 2D फिगर से तो आप वैसे ही कंफर्टेबल हो। लाइक ट्राइंगल के बारे में अपने को पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, स्क्वायर साइड स्क्वायर, नेक्स्ट इज रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ, तो वो सब आइडिया होता है। मैं आपको बेसिक कुछ फॉर्मूले बताऊंगा और रिकॉल करेंगे हम लोग, विच आर रिलेटेड टू 3D फिगर्स, ठीक है। स्टार्टिंग विथ क्यूब, फर्स्ट हम लोग देखेंगे क्यूब का फॉर्मूला। सो क्यूब के केस में अपने पास क्या क्या इंपॉर्टेंट है समझना।
क्यूब के केस में एक तो आ जाएगा अपना सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूब का मतलब क्या था, जैसे स्क्वायर होता है अपने पास लेंथ और विड्थ दोनों सेम, वैसे क्यूब इज अ 3D शेप ऑफ स्क्वायर जहाँ पे एल बी एच तीनों का वैल्यू सेम होता है। तो आई एम अज्यूमिंग कि क्यूब जो है मेरे पास उसका जो साइड लेंथ है वो है सपोज ए। अगर क्यूब का साइड लेंथ ए है तो उसका सरफेस एरिया होगा अपने पास 6a² और उसका वॉल्यूम होगा अपने पास ए क्यूब। आई होप वॉल्यूम का चीज तो आपको पता होगा कि वॉल्यूम इज लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, तो वहां से हम बोल सकते हैं a इंटू ए बिकम्स ए क्यूब। अबाउट सरफेस एरिया, सपोज करो इमेजिन अ रूबिक्स क्यूब, बहुत लोगों ने रूबिक्स क्यूब देखा होगा तो उसको एग्जांपल लेना इजी होगा, या फिर अज्यूम एनी बॉक्स, ठीक है, एनी क्लोज बॉक्स। क्लोज बॉक्स में क्या होगा, आपके पास 6 फेसेस होंगे, फ्रंट फेस, बैक, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। हर एक फेस, अगर आपके पास एक क्यूब है तो हर एक फेस एक स्क्वायर होगा और उस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, a इंटू ए दैट इज a², और ऐसे आपके पास 6 फेसेस है इसलिए 6a²। सिमिलरली क्यूब की जगह मैंने ले लिया नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन क्यूब एंड क्यूबॉइड? सो क्यूब के केस में क्या होता है आपके पास कि क्यूब के केस में जो भी आपका LBH है तीनों सेम रहता है, बट अब क्यूबॉइड के केस में ऐसा नहीं होगा। क्यूबॉइड समझने के लिए टेक अ एग्जांपल ऑफ अ मैच बॉक्स, ठीक है, सबने मैच बॉक्स देखा होगा। तो मैच बॉक्स में क्या होता है, उसका विड्थ इज डिफरेंट, उसका लेंथ इज डिफरेंट, उसका हाइट इज डिफरेंट, ठीक है, तीनों डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं डिस्कस करूंगा सरफेस एरिया तो समझना, सरफेस एरिया के केस में क्या होगा अपने पास, सरफेस एरिया के केस में मुझे रेक्टेंगल्स मिलेंगे। मैच बॉक्स को ऑब्जर्व करोगे तो ऊपर और नीचे टॉप बॉटम के 2 रेक्टेंगल, लेफ्ट राइट के 2 रेक्टेंगल, फ्रंट एंड बैक के 2 रेक्टेंगल। जब सबको आप ऐड करोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने को, ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस LH, ठीक है। मतलब मैंने हर एक एरिया को काउंट कर लिया। एक रेक्टेंगल बना होगा लेंथ और विड्थ से, एक बना होगा लेंथ और हाइट से, एक बना होगा विड्थ और हाइट से। तो ये तो हो गया सरफेस एरिया। नाउ अबाउट द वॉल्यूम, ये तो हमको क्लियरली पता है कि जब वॉल्यूम को डिस्कस करोगे तो इट इज डायरेक्टली L इंटू B इंटू H, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। नेक्स्ट आफ्टर क्यूब एंड क्यूबॉइड, नेक्स्ट हम देखेंगे स्फीयर। स्फीयर के केस में क्या होगा, सो स्फीयर के केस में द ओनली पैरामीटर इज रेडियस, रेडियस होता है बस खाली अपने पास। जब रेडियस को हम बात करेंगे तो स्फीयर में 2 चीजें आएंगी, वन इज सरफेस एरिया विच इज ऑब्जर्वेबल एरिया जो ऊपर से अपने को दिखता है, एंड नेक्स्ट इज वॉल्यूम जो उसके अंदर का यू कैन से कैपेसिटी रहेगा। तो इस केस में सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है अपने पास 4πr², दिस इज सरफेस एरिया, एंड क्यूब का ही वॉल्यूम होता है अपने पास 4/3πr³। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा अपने पास 4/3πr³, सरफेस एरिया 4πr²। इसको अगर भूल जाओ तो वॉल्यूम जब भी आपको याद आता है और यहाँ मिस्टेक करते हो, सिंपल सा, जब वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करोगे ना तो सरफेस एरिया बनता है, चेक कर सकते हो। r³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3r², 3 से 3 कैंसिल, फाइनली ये दिख जाएगा आपको। तो स्फीयर में रिलेशन चल जाता है अपने पास, ठीक है। नाउ ये तो था अपना स्फीयर। नेक्स्ट कभी कभी स्फीयर का यूज करके हम लोग डायरेक्टली यूज कर लेते हैं हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, आपको लगता है कि सर क्या हुआ, स्फीयर से हेमिस्फीयर आधा कट कर दिया, नो डाउट आधा कट किया, वॉल्यूम तो आधा होगा, पर इस चीज को केयरफुल रहना, ठीक है। बिकॉज हेमिस्फीयर क्या है, हेमिस्फीयर अगर आपके पास ओपन है तब तो कोई टेंशन नहीं, तब तो इन दोनों को आधा कर दोगे, पर अगर हेमिस्फीयर क्लोज है, ना व्हाट यू मीन बाय क्लोज हेमिस्फीयर, एक पूरा स्फीयर था, आपने कट किया बीच में से, आधा स्फीयर मिला, बट मैं बोल रहा हूँ उसका जो बेस है वो क्लोज कर रखा है आपने। नाउ अब वो बेस को भी कुछ एरिया होगा, ठीक है, और बेसिकली वो बेस क्या बन चुका है आपके पास, एक सर्कुलर बेस जिसको आप बोलोगे सर्कुलर डिस्क। तो उस केस में जो आप सरफेस एरिया लिखोगे उसका वैल्यू बदलेगा। अब वो सरफेस एरिया क्या होगा समझना, एक तो स्फीयर का आधा विच इज 2πr², क्योंकि आपने स्फीयर को आधा काटा है, तो जो उसके ऊपर का एरिया था इसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया, वो तो उसका 4πr² का आधा 2πr² हो जाएगा। और नेक्स्ट जो बेस में अपने पास सर्कल आया था जिसको हमने रिंग बोला था, उस रिंग का एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल इज πr², तो 2πr² प्लस πr², ये बनेगा अपने पास क्या, फाइनली उस हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, इसको मुझे बोलना चाहिए टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट इज वॉल्यूम, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज आपने हाफ किया है तो वॉल्यूम डायरेक्टली हाफ हो जाएगा, दैट शुड बी 2/3πr³, तो ये अपना बनेगा फाइनली वॉल्यूम। नेक्स्ट
यहाँ पे यूज होता है एक और फिगर विच इज सिलेंडर. नाउ सिलेंड्रिकल शेप एज वी ऑल नो, इस टाइप से हम लोग सिलेंड्रिकल शेप देखते हैं जिसका टॉप और बॉटम दोनों ही क्या होते हैं, सर्कुलर. ठीक है. नाउ इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है. एक होगा अपने पास रेडियस. ठीक है, जो ये सर्कुलर टॉप और बॉटम है इसका रेडियस कितना है. नेक्स्ट होगा अपने पास हाइट, कि ये सिलेंडर का हाइट कितना होगा. ठीक है. बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर यहाँ पे अपने पास तीन चीजें आती हैं, तीनों को समझना. एक होगा अपने पास लैटरल सरफेस एरिया, जिसको हम बोलते हैं LSA. लैटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, जब सिलेंडर आपके सामने रखा है तो आपको जो कर्व एरिया दिखता है टॉप और बॉटम को छोड़ के, जो कर्व एरिया दिखता है उसको हम बोलते हैं लैटरल सरफेस एरिया. इसको निकालते कैसे समझना. फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं दैट इज अ हॉलो सिलेंडर. उसके अंदर वॉल्यूम आपका खाली है, पूरा कैपेसिटी है कुछ ना कुछ. तो क्या आई कैन से सिलेंडर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग. आपने एक रिंग लिया, उसके ऊपर सेकंड रिंग रखा, थर्ड रिंग रखा. अगर सभी रिंग सेम साइज के हैं और आप प्लेस करते जाओगे तो क्या बन जाएगा, सिलेंडर बन जाएगा. नाउ कंसीडर दिस रिंग टू बी अ रिंग ऑफ रेडियस r. जो हमने ये रिंग ले रखा है बेसिकली. तो अगर ये रिंग का रेडियस r है तो क्या हमको सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना आता है. बिल्कुल. सर्कल का सरकमफेरेंस इज 2 पाई r. सर्कल का सरकमफेरेंस होता है अपने पास 2 पाई r. और ऐसे आपने कितने रिंग प्लेस किए हैं, इतने कि हाइट कितना हो जाए h. तो दिस 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय h, दिस बिकम्स द लैटरल सरफेस एरिया. सो यहाँ पे मैं लिखूंगा लैटरल सरफेस एरिया रहेगा अपने पास 2 पाई r into h. नाउ द नेक्स्ट केस कम्स इज टोटल सरफेस एरिया. कभी कभी क्या होता है कि ये सिलेंडर ऊपर नीचे से क्लोज होता है. ठीक है. अगर ये सिलेंडर ऊपर नीचे से क्लोज हुआ तो अब क्या होगा, एक तो कर्व एरिया काउंट होगा प्लस ऊपर के डिस्क का वॉल्यूम एरिया और नीचे के डिस्क का एरिया दोनों ऐड हो जाएंगे. जो ऊपर है वो डिस्क अपना क्या है, सर्कल. सर्कल का एरिया इज पाई r स्क्वायर, नीचे भी पाई r स्क्वायर. तो ये फाइनली आपको दिखेगा टोटल सरफेस एरिया विल बी 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर. सो ये बनता है अपने पास टोटल सरफेस एरिया. एंड इसी केस में जो वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम बनेगा अपने पास. अब वॉल्यूम का केस भी सिंपल. जब हमने इस सर्कुलर डिस्क को लिया था तो पहले मैंने क्या किया, इस सर्कल का सरकमफेरेंस लिया था बिकॉज मुझे क्या निकालना था, सिर्फ बाहर का सरफेस एरिया. अब मुझे वॉल्यूम निकालना है तो क्या बोलूं, जितना एरिया ये एक डिस्क में आएगा उसी को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, आपको वॉल्यूम मिल जाएगा. नाउ इस डिस्क मतलब सर्कल, सर्कल का एरिया कितना होता था, पाई r स्क्वायर. तो जब मैं पाई r स्क्वायर को h से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाना चाहिए, वॉल्यूम. सो दिस शुड बी पाई r स्क्वायर इनटू h. ये बनेगा अपने पास फाइनली वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट शेप दैट इज नथिंग बट कोन. नाउ कोन के केस में क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं. सो कोन के केस में अपने पास अगेन एक तो होगा रेडियस ऑफ द बेस. सिलेंडर में क्या हुआ था, आप कहीं भी मूव करो रेडियस पे कोई इंपैक्ट नहीं था, रेडियस आपका सेम रहने वाला था. इस केस में बेस का रेडियस होगा अपने पास, बाकी रेडियस वेरी करेगा. नेक्स्ट होता है अपने पास हाइट, दिस इज हाइट. एंड एक होता है अपने पास स्लांट हाइट, जो हम बोलते हैं जिस कर्व में आपके पास कोन रखा हुआ है उसके अलोंग का उसका हाइट, जिसको हम बोलेंगे इसका स्लांट हाइट. नाउ इस केस में अगर मैं डिस्कस करूं आपसे तो यहाँ पे अपने पास सबसे पहला रहेगा लैटरल सरफेस एरिया. ठीक है. लैटरल सरफेस एरिया कितना होता है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन L. आपके पास जो कोन है उसका लैटरल सरफेस एरिया होता है पाई r l. ठीक है. इट हैज नथिंग टू डू विद दिस हाइट. लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या, सपोज आपने आइसक्रीम कोन देखा. ठीक है. आइसक्रीम कोन में क्या होता है, नीचे का शेप कोन, ऊपर आपका आइसक्रीम होता है, वो ऊपर के पार्ट को भूल जाओ. ठीक है. सिर्फ आप कोनिकल शेप देखो. कोनिकल शेप में जिस पार्ट को आप टच कर सकते हो वो पूरा पार्ट आपका क्या हो चुका है, लैटरल सरफेस एरिया, मतलब दिस विजिबल रीजन. नाउ नेक्स्ट कम्स इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल में हमने क्या बोला था अभी, लैटरल. बस अब जो ये बेस हो जाएगा इस बेस को ऐड कर दो. ठीक है. तो बेस क्या है, सर्कुलर. सर्कुलर का जो अपना रिंग है उसका एरिया अपन ऐड कर देंगे तो ये कितना बनेगा, पाई r l प्लस पाई r स्क्वायर. ये बन जाएगा अपना टोटल सरफेस एरिया. एंड नेक्स्ट थिंग इज द वॉल्यूम. अब इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है अपने पास. हम लोग देखते थे अपने पास सिलेंडर का वॉल्यूम विच इज पाई r स्क्वायर, इसी का 1/3. तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h.
दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कोन, जिसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। द मेन पॉइंट ऑफ दिस कंप्लीट कॉन्सेप्ट इज कि जो भी चैप्टर में हम या इस पार्ट में हम यूज करने वाले हैं, हम इन फॉर्मुलेस को डायरेक्टली यूज करेंगे। तो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आपको फॉर्मूले पता हो, बिकॉज इस पार्ट में फॉर्मूला कुछ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई प्रोसेस नहीं है, मेरे पास सिर्फ ये फॉर्मूले को मुझे अप्लाई करना है, इनको डिफरेंशिएट करना है, देन आई हैव टू यूज देम इन माय कैलकुलेशन। ठीक है, सो ये फॉर्मूले नोट करोगे, फिर हम सीखेंगे कि अपने पास इसमें क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है। ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है बेसिकली दैट इज समवॉट रिलेटेड टू फिजिक्स ओनली। क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन ऐसा है, एस का इक्वेशन दिया है विच इज t³ / -6t, where s denotes displacement of a particle at time t. Now we need to find acceleration at the time when velocity vanishes. ठीक है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। जानबूझ के मैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया, बिकॉज आप फिजिक्स में पढ़ना शुरू करते हो तो इतना बेसिक या इस क्वेश्चन से नहीं करते, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हो। बट आई अज्यूम कि ऑलरेडी 1D आपने बहुत प्रैक्टिस कर रखा होगा फिजिक्स में, बिकॉज 11th के स्टार्ट में पढ़ते हो, तो ये सब कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन मैंने लिया है दैट इज अ गुड क्वेश्चन बेसिकली। नाउ यहाँ पे अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन को सिर्फ प्रॉपर्ली समझना। फाइंड एक्सेलरेशन, वी नीड टू फाइंड एक्सेलरेशन एट द टाइम व्हेन वेलोसिटी वैनिशेस। वैनिशेस का मतलब होता है जिस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी। ठीक है, जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो होगी उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दे रखा है विच इज s इज इक्वल टू t³/2 - 6t, इस s को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। वी हैव द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल टू ds/dt। अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में तो ये बनेगा 3t²/2 - 6। नाउ वी नो, हमको बोला गया है कि हमको एक्सेलरेशन उस टाइम पे निकालना है व्हेन इट्स वेलोसिटी वैनिशेस, मतलब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो। वेलोसिटी किस टाइम पे जीरो होगी, तो कुछ नहीं, डायरेक्टली इस v के एक्सप्रेशन को जीरो पुट करते हैं। ये एक्सप्रेशन है 3t²/2 - 6 = 0। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, t² = 4। If t² = 4 तो t का वैल्यू कितना आ गया, t should be equals to ±2। Obviously टाइम है, इट कांट बी नेगेटिव, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप सिंपल सा बोल दोगे t = क्या आ जाएगा अपने पास, 2 सेकेंड। t = 2 सेकेंड इज द टाइम जब इस पार्टिकल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। नाउ हमको इस टाइम पे क्या निकालना था, एक्सेलरेशन। अब मेरे पास क्या है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या हो गया अपने पास, 3t²/2 - 6। वी नो कि जब हम वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो यहां से मैं एक्सप्रेशन लिखूंगा, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू dv/dt। मतलब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3t²/2 - 6 का डिफरेंशिएशन, 3t²/2 का डिफरेंशिएशन बिकम्स 3t, जो 2 आगे आएगा वो 2 से कैंसिल हो जाएगा, -6 बिकम्स 0। मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू अपने को मिल रहा है 3t। नाउ एक्सेलरेशन एट t = 2 seconds will be कितना हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू 3t। जब t को आपने 2 पुट करा तो ये आएगा 6। नाउ इस पूरे पार्ट में सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना, भले वो बोर्ड का क्वेश्चन हो या फिर आपके पास जेई का क्वेश्चन हो, इन सभी क्वेश्चन में जनरली आपको यूनिट लिखना है, बिकॉज यूनिट मिस कर देते हो। यूनिट इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली बोर्ड में तो उसका मार्क्स भी होता है आपके पास के यूनिट, अगर आपने मिस किया तो उसका मार्क्स कटेगा। सो आपको हर जगह यूनिट लिखना है। लाइक वी नो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, इट इज मीटर²/सेकेंड, बिकॉज एक्सेलरेशन को आपने क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी, या फिर यू कैन राइट dv/dt, सॉरी मीटर/सेकेंड²। सो यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन एट टाइम t = 2 सेकेंड विल बी 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ से हम लोगों ने ध्यान रखा, और दैट दिस इज समटाइम्स बिकम डिसाइडिंग क्राइटेरिया आल्सो, बिकॉज कभी-कभी क्या होता है कि हमको ये पता नहीं होता कि हमको सॉल्व क्या करना है, बट ऑप्शंस की यूनिट देख के हम पहचान भी लेते हैं कि अच्छा यूनिट में दिया है मीटर क्यूब, मतलब कहीं ना कहीं वॉल्यूम का डिस्कशन हो रहा है, या फिर कहीं पे दे रखा है अपने को मीटर³/सेकेंड, दैट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना कि इन क्वेश्चंस का हिंट अपने को कहां से मिलता है, कभी-कभी यूनिट के थ्रू भी मिल जाता है। तो इस केस में आंसर रहेगा अपने पास एक्सेलरेशन = 6 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। ये हमने कब निकाला है, एट स्पेसिफिकली
जब उसका वेलोसिटी 0 होता है, विच इज एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ओके, नाउ देखते हैं रेट मेजर का मैथमेटिकल एप्लीकेशन। क्वेश्चन समझना। क्वेश्चन इज इफ वाटर इज पोर्ड इनटू इन्वर्टेड हॉलो कोन ऑफ सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इन्वर्टेड हॉलो कोन? नॉर्मल कोन के केस में हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि कोन इज नथिंग बट जिसका बेस सर्कुलर रहेगा और ऊपर टॉप आपका पॉइंटेड रहेगा। बट इन्वर्टेड कोन का मतलब रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे जो कोन है वो इस प्लेस पर ऐसे पोजीशन में रखा हुआ है कि उसका जो अपने पास पॉइंटेड एज है वो ग्राउंड पे है एंड इस तरीके से अपने पास ये कोन है, ठीक है। नाउ एक और चीज बोली है यहाँ पे, सेमी वर्टिकल एंगल। एक चीज समझना, व्हाट इज वर्टिकल एंगल? वर्टिकल एंगल इज दिस कंप्लीट एंगल। ऑब्वियसली अगर वर्टिकल एंगल इज कंप्लीट एंगल तो सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या हो जाएगा? इस एंगल का हाफ, ठीक है। मतलब दिस विल बी नथिंग बट सेमी वर्टिकल एंगल जब इसको आप दो पार्ट में इक्वली डिवाइड करोगे। सो इस केस में एंगल कितना दे रखा है अपने को? 30 डिग्री। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, such that its depth increases. Now what do you mean by depth? जब आप इसमें पानी इसमें पोर करोगे, लाइक यहाँ से इसमें वाटर आ रहा है, so obviously यहाँ पे वाटर लेवल आपका राइज होगा। वाटर लेवल राइज होगा, अब उसको आप दो पार्ट में बोल सकते हो कि जो वाटर लेवल है उसका हाइट बढ़ेगा या फिर उसका डेप्थ बढ़ेगा। एक ही बात है बेसिकली, डेप्थ इज नथिंग बट दिस पार्ट, ठीक है। उसका डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हियर कम्स द डेटा। सो एक चीज समझना, एक तो हो गया डायग्राम जिससे आपको थोड़ा विजिबिलिटी आएगा कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज डेटा। सो बिफोर स्टार्टिंग सॉल्विंग द क्वेश्चन, डेटा को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना और उसको नोट कर लेंगे हम लोग। नाउ डेप्थ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। अब एक चीज समझोगे, ये जो कोन है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है इस वाटर से। ऑब्वियसली जब वो वाटर कोन के अंदर जा रहा है तो उस वाटर का शेप भी क्या बन रहा है? कोनिकल ही बनेगा, बिकॉज उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेगा। तो अपने को ऑब्जर्व करना है ये जो वाटर है ये किस रेट से बढ़ रहा है। अगर इसका डेप्थ जो है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट हमको समझना। सबसे पहली चीज, जब हमने कोन के फॉर्मूले देखे तो मैंने आपको बताया कि कोन के केस में देयर आर बेसिक 2 पैरामीटर्स। वन इज रेडियस ऑफ बेस, नेक्स्ट इज हाइट, जिसको हमने बोला था कि रेडियस यहाँ पे, हाइट यहाँ पे, इसको मैं अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता हूँ। अब समझना मैं इस केस में क्या करूंगा। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एट एनी इंस्टेंट यहाँ तक का पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये पार्ट भी एक कोन बन गया। अब मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि यहाँ तक जहां तक पानी फिल है इसमें, इसका रेडियस है r और इस मोमेंट पे इसका जो हाइट या डेप्थ है दैट इज नथिंग बट h, ठीक है। अब हमको बोला गया है कि जो डेप्थ है ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। किस रेट से बढ़ रहा है? 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ हियर कम्स इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, समझना। जब किसी चीज का रेट बढ़ता है, ठीक है, जब कोई चीज इंक्रीज होती है तो उसका रेट हमेशा पॉजिटिव होगा, बट अगर कोई चीज डिक्रीज होगी तो उसका रेट हमेशा नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमको क्या बोला गया है? इट्स रेट और इट्स डेप्थ इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो मैं जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखूंगा वो इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि dh/dt जो डेप्थ है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है बेसिकली, ठीक है। यूनिट आपके बाय डिफॉल्ट मैच होना चाहिए, बिकॉज जो h है वो क्या है अपने पास? हाइट, यूनिट सेंटीमीटर हो गया एंड टाइम इज सेकेंड, तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपका डेप्थ हो गया। अगर यहीं पे डिक्रीज का केस होता है, सपोज क्वेश्चन को मैं से चेंज कर दूं कि पानी ऑलरेडी फिल था, मैंने कोन के नीचे हल्का से यहाँ पे होल बना दिया जिससे पानी निकल रहा है, तो अब क्या हो जाएगा? अब उसका हाइट कम होगा। उस केस में बोलेगा तो वो वही, सिर्फ क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज की जगह क्या लिख देगा? सॉरी, इंक्रीज की जगह यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीज। इन दैट केस आपको इन्फॉर्मेशन ये नहीं लेना, इन्फॉर्मेशन का वैल्यू सेम होगा, बट यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव इंडिकेट्स डिक्रीज इन रेट, पॉजिटिव इंडिकेट्स इंक्रीज इन रेट बेसिकली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको बोला गया है फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस। तो अब मेरा आएगा क्वेश्चन कि मुझे सॉल्व क्या करना है? आई नीड टू फाइंड dv/dt का वैल्यू, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो जब भी आप कुछ सॉल्व करोगे तो आपको सिर्फ dv/dt सॉल्व नहीं करना है, किस इंस्टेंट पे सॉल्व करना है ये आपको दिया होता है। तो फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम ऑफ वाटर इंक्रीजेस व्हेन इट्स डेप्थ इज 24 सेंटीमीटर। dv/dt का वैल्यू निकालना है मुझे कब? at h equals to 24 सेंटीमीटर।
ठीक है। नाउ अब यहां से हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हिंट अपना होता है कि हमको जिस वैल्यू को सॉल्व करना है उसको ऑब्जर्व करो। v dv बाई dt सॉल्व करने के लिए मुझे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम बात करेंगे वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था? वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला था अपने पास 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पहले मैं उस वॉल्यूम के फॉर्मूले को लिख लेता हूं ताकि मुझे एक क्लियरली विजिबिलिटी रहे कि अपने पास कौन कौन सा वैल्यू पता है, कौन सा नहीं पता, ठीक है। नाउ अगर मुझे रेट निकालना है, वो भी एट द इंस्टेंट व्हेन हाइट इज 24, तो h तो मुझे पता है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज दिस r। इस r के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उस इंस्टेंट पे ये r का वैल्यू क्या होगा। सो नाउ एक चीज समझना, कोन के केस में इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, ये यूनिवर्सली वैलिड है हर जगह, बट पर्टिकुलरली कोन के क्वेश्चन में क्या होता है, ये एंगल इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। तो इसका कॉन्सेप्ट समझो। जब आप बात करोगे इस एंगल का, तो क्या आई कैन से, ये जो पार्ट है ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। एंड इफ दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो हमेशा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखो, tan ऑफ दिस एंगल, जिसको हम बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, जो अपना tan अल्फा होता है, इट इज ऑलवेज r अपॉन h। tan का वैल्यू आप क्या लिखते थे? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, वही लिखा है मैंने भी। tan अल्फा विच इज सेमी वर्टिकल एंगल इक्वल्स टू r अपॉन h, मतलब जिस इंस्टेंट पे आप रेडियस देख रहे हो उसी इंस्टेंट पे उसकी हाइट। चाहो तो इसको आगे भी ले आ सकते हो, इफ दिस इज रेडियस दिस इज हाइट, तो भी सेम रहेगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स के पार्ट बनेंगे आपके पास वो। सो tan अल्फा इज इक्वल टू r अपॉन h। यहां से अपने को हेल्प होगा इस r को एलिमिनेट करने के लिए। इस क्वेश्चन में अपने पास tan अल्फा कितना हो गया? सो अल्फा हो गया 30 डिग्री, मतलब tan 30 इज इक्वल टू r अपॉन h। तो यहां से आई कैन राइट r इज इक्वल टू h बाय √3। जो रेडियस है वो हाइट का अपने पास √3 टाइम्स, या यू कैन से √3 पार्ट है हाइट का रेडियस, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे वॉल्यूम को रेडियस की जगह सिर्फ हाइट में एक्सप्रेस कर लेंगे। सो अब मैं रेडियस को चेंज कर देता हूं, बिकॉज मुझे रेडियस पता नहीं था, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर मतलब हो जाएगा h स्क्वायर बाई 3 इंटू एच। तो वॉल्यूम हुआ अपने पास पाई h क्यूब बाई 9, ठीक है। ये बना वॉल्यूम का एक्सप्रेशन। एक चीज और समझो, ऐसा नहीं कि वॉल्यूम का एक्सप्रेशन आप कहीं भी लगा रहे हो, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम इज ओनली वैलिड फॉर दिस क्वेश्चन, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 30 डिग्री सेमी वर्टिकल एंगल दिया था, इसलिए। अब ये करने के बाद क्या हुआ, मुझे दिखा कि वॉल्यूम मिल गया है इन टर्म्स ऑफ हाइट, हमको क्या निकालना था? dv बाई dt। अब आपको लगेगा सर यहाँ तो एक पैरामीटर v है और एक पैरामीटर h है, तो याद करो हम लोगों ने कर रखा है इस पार्ट को भी सॉल्व। जब आपके पास एक जगह अपने पास वैल्यू, या यू कैन से एक जगह वेरिएबल x होता था, एक जगह y, फिर भी हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम चीज मैं यहाँ भी करूंगा, और ये इस चैप्टर में बहुत सारा लगेगा अपने पास। जब मैं v को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलना चाहिए? dv बाय dt। नेक्स्ट इज पाई h क्यूब बाय 9 का डिफरेंशिएशन। पाई बाय 9 तो कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा। h क्यूब का डिफरेंशिएशन, तो ये बनेगा 3 पाई h स्क्वायर बाय 9 इंटू dh बाय dt। समझना, मैंने चेन रूल का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यूज किया है। कौन सा कॉन्सेप्ट? जब आप किसी फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, लाइक यहाँ पे v और h दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। दोनों को मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। सो v का डिफरेंशिएशन नॉर्मली क्या होना चाहिए था? 1, नो डाउट 1 ही है, बट जब मैं इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो साथ में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? dv बाय dt। सेम h क्यूब का डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए 3h स्क्वायर, बट क्योंकि h है तो साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा? dh बाय dt। नाउ ये पार्ट हमको सॉल्व करना था, विच इज dv बाई dt। 3 ये हो जाएगा अपने पास, 3 से 3 कैंसिल, तो फाइनली कैसा दिखेगा? पाई h स्क्वायर बाई 3 इंटू dh बाई dt। अब सारे वैल्यूज पुट कर दो बस खाली। dv बाई dt बिकम्स पाई h स्क्वायर बाई 3। h कितना हो गया अपने पास? h का वैल्यू अपने को दिया था 24 सेंटीमीटर, सो पाई इंटू 24 स्क्वायर होल अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विच वाज 1। तो यही अपना आंसर हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विल बी पाई इंटू 24 स्क्वायर अपॉन 3। जो भी कैलकुलेशन इसको सॉल्व कर लोगे, एंड बी केयरफुल विद द यूनिट,
आपका यूनिट रहेगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा था तो हमने उस पार्ट में सॉल्व किया। नाउ क्वेश्चन में समझने की चीज क्या क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, कभी भी कोण का क्वेश्चन आएगा तो बी केयरफुल विद दिस एंगल। ये एंगल आपको हेल्प करेगा रेडियस और हाइट को रिलेट करने में। सेकेंडली, जब अपने पास रेट का इंक्रीज या डिक्रीज होगा, सो बी केयरफुल विद द प्लस एंड माइनस साइन, ठीक है? अगर इंक्रीज बोला है तो इट शुड बी पॉजिटिव, डिक्रीज बोला है तो इट शुड बी नेगेटिव। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां अपने को बोला गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है? सो यहाँ पे डायग्राम तो ऐसे नहीं, बट क्यूब ही है अपने पास, तो राइटली क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लेट अस से जो लेंथ ऑफ क्यूब है, अब उसको आप लेंथ बोल लो या फिर उसको साइड लेंथ बोल लो या एज बोल लो, फर्क नहीं पड़ता, सब सेम ही हो जाएगा। उसको मैंने सपोज ए अज्यूम कर लिया, ठीक है? तो एज पर द क्वेश्चन मुझे दिया गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब रेट क्या होगा अपने पास? पॉजिटिव। इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो मुझे दे रखा है dv by dt is equal to 9 centimeter cube per second. Next is, how fast is the surface area increasing? I have to find the value of ds by dt. So मुझे assume करना पड़ेगा कि जो अपना जो s है ये क्या represent कर रहा है? Surface area. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 10 centimeter? ये मुझे निकालना है ds by dt at a equals to 10 centimeter. जब उसका length of edge 10 centimeter है तो उस instant पे उसका rate of change of surface area क्या हो रहा है, ठीक है? Now जब मैं बात करता हूँ surface area का, तो अपने पास surface area का फॉर्मूला क्या था? This was 6a square. अब आपको देखिए, जब आप सॉल्व करोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, तो कहीं ना कहीं dA by dt क्वेश्चन में बनेगा, और मुझे पूरे क्वेश्चन में dA by dt का कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है? सो जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसी को यूज करते हैं। मुझे dV by dt दे रखा है, ठीक है? सो मैं एक काम करता हूँ, वॉल्यूम के एक्सप्रेशन को लेकर स्टार्ट करता हूँ। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ क्यूब वाज a क्यूब, ठीक है? हमने एज्यूम किया है कि साइड लेंथ जो है वो कितना है? a। नाउ इसी एक्सप्रेशन को दोनों साइड अगर डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, सो v का डिफरेंशिएशन इज 1, और क्योंकि v है तो साथ में क्या आ जाएगा? dv by dt इक्वल्स टू a क्यूब का डिफरेंशिएशन, दिस बिकम्स 3a स्क्वायर इनटू dA by dt। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कांस्टेंट है तो आपको कुछ चेंजेस नहीं करने, बट जब वेरिएबल है, लाइक मुझे पता है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो a एज लेंथ भी चेंज होगा, तो वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन भी करो, साथ में उसका रेट मल्टीप्लाई भी करोगे। क्योंकि मैंने डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में किया है तो मुझे इन दोनों को अप्लाई करना पड़ेगा। नाउ यहाँ पे dV by dt का वैल्यू दिया था मुझे, वो कितना था? 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये हो गया अपने पास 9 इक्वल्स टू 3। जिस इंस्टेंट पे हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया निकालना है, वो इंस्टेंट क्या है? a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो मैं a का वैल्यू पुट कर दूंगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू 100 इनटू dA by dt। सो यहाँ से वैल्यू मिलेगा dA by dt is equal to 9 upon 300, or you can say 3 upon 100, क्योंकि dA by dt है तो this should be सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सॉरी, dA, a को हमने लेंथ बोला है ना, तो लेंथ इज सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है? आई थॉट कि a वो एरिया है, बट एरिया तो हम लोग अब निकालने वाले हैं ds by dt, दैट वाज dA by dt, तो ये आ जाएगा 3/100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नाउ फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, हमको निकालना था ds by dt का वैल्यू। वी हैव द एक्सप्रेशन फॉर s, जब मैं इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, सो s का डिफरेंशिएशन बिकम्स 1, और साथ में क्या आ जाएगा? ds by dt इक्वल टू 6a स्क्वायर। 6 तो एज इट इज, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिकम्स 2a, तो 6 इंटू 2 मतलब ये हो जाएगा 12a इंटू, क्योंकि a है तो साथ में हम क्या लिखेंगे? dA by dt। नाउ ds by dt का वैल्यू एट द गिवन कंडीशंस कितना आएगा? 12a, एक अपने को दिया था 10, एंड 10 सेंटीमीटर निकालना था, और dA by dt हमने अभी सॉल्व किया है, दिस इज नथिंग बट 3/100। सो फाइनली मुझे जो ds by dt का वैल्यू मिला है वो क्या हो जाएगा? सो 0 से 0 कैंसिल,
फर्दर कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 6 एंड दिस बिकम्स 5, तो दिस विल बी 18/5, और क्योंकि ds एस डिनोट्स द सरफेस एरिया, एरिया का यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड बिकॉज ऑफ टाइम, ds/dt। तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब व्हेन इट्स एज लेंथ इज 10 इज 18/5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ट्विस्ट क्या था समझना, यहाँ पे डायरेक्टली आप रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे, तो पहले मैंने क्या किया, गिवन एक्सप्रेशन को यूज किया, उससे मुझे dA/dt मिला विच वाज रेट ऑफ चेंज ऑफ एज लेंथ, और विथ यूजिंग दैट वैल्यू हमने क्या किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो अगेन वो जो अपने स्टोन का एग्जांपल डिस्कस किया था उसी केस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। A stone is dropped into a quiet lake and wave move in circles at a speed of 4 centimeter per second. Now it is very much important कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या इंफॉर्मेशन दिया है, बिकॉज ये तो हमको पता है कि जब स्टोन को ड्रॉप किया तो सर्कल्स बनते हैं, पर यहाँ पे एक चीज ध्यान रखो, यहाँ उसने बोला है waves moves in circles at a speed of 4 centimeter per second। तो एग्जैक्टली ये किस चीज का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एक चीज समझना जो हमने डिस्कस भी किया अभी, कि जब आपने स्टोन को ड्रॉप किया तो सर्कल्स बनते जाएंगे, मतलब वेव सर्कल की फॉर्म में बढ़ेगा, बट उस सर्कल में क्या इंक्रीज हो रहा है, क्या आई कैन से उस सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है। सो दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ऑफ दैट सर्कल। ये स्टेप को या इस चीज को यूज करना जरूरी था, बिकॉज आपके पास यहाँ नहीं डायरेक्टली गिवन इन्फॉर्मेशन नहीं था कि ये एग्जैक्टली किस चीज का इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 10 सेंटीमीटर, how fast is the enclosed area increasing। अब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते हैं कि अपने को इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है और क्या आपने से एग्जैक्टली पूछा है। सपोज करो यहाँ आपने स्टोन ड्रॉप किया तो इस तरीके से कुछ वेव्स बनेंगे, सर्कुलर वेव बनेंगे जो आउटवर्ड्स मूव करेंगे अपने पास, ठीक है। अब जब आप इस सर्कल को डिस्कस करोगे तो एट एनी इंस्टेंट किसी सर्कल का रेडियस होगा अपने पास r, तो मैं उसी इंस्टेंट को लेके डिस्कस कर रहा हूँ कि अज्यूम करता हूँ कि एट any instant radius of circle, या फिर इसको बोलूं radius of circular wave equals to r, ठीक है। अगर किसी इंस्टेंट पे उस सर्कुलर वेव का रेडियस r है तो मुझे क्या दे रखा था, वेव मूव्स इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये मेरा हो गया डायरेक्टली dr/dt equals to 4. Now 4 centimeter per second basically. Now we need to comment upon the value. Which value? Rate of increase of enclosed area, ठीक है। enclosed area का मतलब क्या हो गया कि इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया आ रहा है, तो अब मुझे किस पे कमेंट करना है, एरिया के रेट के ऊपर। एक्सप्रेशन फॉर एरिया इज सर्कल का एरिया डायरेक्टली यूज करेंगे विच इज पाई आर स्क्वायर, एंड नाउ मुझे कमेंट करना है किसके ऊपर, dA/dt। दिस इज आवर क्वेश्चन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया एट विच इंस्टेंट, एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ वेव इज 10 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लें। जस्ट लास्ट क्वेश्चन था कि क्वेश्चन को ट्विस्ट किया था, यहाँ पे ट्विस्ट नहीं किया, डायरेक्टली ही क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। सो a इज पाई आर स्क्वायर, जब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट करूंगा तो a का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली dA/dt equals to pi r square का डिफरेंशिएशन, so this would be 2 pi r into dr/dt। एक चीज ध्यान रखना इस पार्ट में आपको मैक्सिमम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही मिलने वाला है, बिकॉज हम लोग हर जगह क्या निकालेंगे, रेट, और कहीं ना कहीं जब रेट की बात करेंगे तो यूनिट अपना टाइम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, तो मैक्सिमम केस में हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ पुट इन द वैल्यूज, सो dA/dt which is rate of change of area कितना आ जाएगा, 2 pi r, r कितना दिया था अपने को 10, so 2 into pi into 10। next is dr/dt, ये भी अपने को दिया था, it is 4, so finally मुझे आंसर मिलेगा dA/dt, rate of change of area enclosed should be equal to 160 pi, यूनिट होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बिकॉज ये अपना क्या है, एरिया है। so this should be the final answer, sorry not 160, this should be 4 into 2, 80 only, 80 pi सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये होगा अपना फाइनल आंसर। इस रेट से ये जो सर्कल है इनका एरिया इंक्रीज हो रहा है।
है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ आपने को दिया था लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट एंड विड्थ y is increasing at the rate of 2 centimeter per minute. When x is equal to 10 centimeter and y equal to 6 centimeter, we need to find the rate of change of perimeter and area of rectangle. अब यहाँ पे थोड़ा समझना, मैंने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों को ही डिस्कस किया हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ और विड्थ दोनों पे हमको बोल रखा है कि पैरामीटर्स क्या क्या है। लेंथ को बोला है x, विड्थ को बोला है y। एज पर द क्वेश्चन इसका जो लेंथ है वो डिक्रीज हो रहा है और जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रहा है। सो बेसिकली क्या होगा, रेक्टेंगल का शेप ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। लेंथ हम जनरली किसको बोलते हैं, बिगर साइड को, एंड विड्थ बोलते हैं स्मॉल साइड, तो अब रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, नाउ उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली लिखते हैं और समझने का ट्राई करते हैं कि इन्फॉर्मेशन को हम कैसे यूज करेंगे। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो दिया था दैट वाज लेंथ x ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। मैंने बताया था जब डिक्रीज की बात आई इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव साइन। सो इसका मतलब ये हुआ कि dx/dt जो है ये दे रखा है अपने को -3 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इसको ध्यान रखना, कभी भी वो नेगेटिव क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं करेगा। क्वेश्चन में उसने बोला है डिक्रीजिंग एट द रेट 3, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट -3 सेंटीमीटर पर मिनट। कुछ लोग इसमें मिस्टेक करते हैं, समझना। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एट द रेट -3। अगर आप डिक्रीजिंग बोल रहे हो तो आप माइनस नहीं लगाओगे, बिकॉज माइनस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बी केयरफुल, दोनों को साथ में यूज नहीं करना। इधर आप बोलोगे decreasing at the rate of 3 centimeter per second, or you can say rate of change of x, or you can say rate of change of length is equal to -3 centimeter per minute। दोनों सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, डिक्रीजिंग बोलो या फिर माइनस के साथ बोलो। नेक्स्ट इज width y is increasing। width y अगर इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में dy/dt क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। सो dy/dt कितना आना चाहिए, दिस शुड बी 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ अब इस क्वेश्चन में आपने से क्या बोला है, एट द इंस्टेंट व्हेन x इज इक्वल टू 10, जब x 10 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है, इस इंस्टेंट पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वो भी किसका रेट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया। नो डाउट, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन फॉर पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता था, सो पेरीमीटर इज नथिंग बट बाउंड्री। बाउंड्री का लेंथ कितना है, so if this is x तो ये भी हो जाएगा x, if this is y this is also y, so x plus y plus y। मतलब बेसिकली आपका जो पैरामीटर बनेगा वो बनेगा twice of x plus y। अब अगर इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बनेगा, dp/dt is equal to twice dx/dt plus twice dy/dt। बिकॉज डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का कुछ भी नहीं करना था, मैंने t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। सो पेरीमीटर का डिफरेंशिएशन बिकम्स dp/dt। x एक सिंगल वेरिएबल था तो x का डिफरेंशिएशन 1 एंड x है तो dx/dt। y का डिफरेंशिएशन 1, y की प्लेस पे dy/dt। अब सिर्फ अपने को वैल्यूज पुट करनी है। सो dp/dt इसका वैल्यू अपने को क्या मिलेगा, दिस शुड बी 2 टाइम्स ऑफ dx/dt, मतलब 2 into -3, so this becomes -6 plus 2 into 2, this becomes 4। तो फाइनली ये कितना आएगा, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। अब इस पे समझना, इसमें मिस्टेक करते हो आंसर में। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या लिखा होगा समझोगे। ऑप्शन में आपके पास ऑप्शन हो सकता है पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट, विच इज करेक्ट, बिकॉज पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, आपको पता कैसे चला, विद द नेगेटिव साइन, एंड जो रेट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, मिस्टेक कहां पे होती है, अगर वहां पे लिखा हुआ है perimeter is decreasing at the rate of -2 centimeter per minute, now it's incorrect because decrease बोला है तो माइनस नहीं लगाएंगे, डिक्रीज में हम साइन से वैल्यू सेम लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, जो पेरीमीटर है इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट। नाउ कमिंग ऑन टू एरिया। नेक्स्ट पार्ट अपना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, एरिया इज लेंथ इनटू विड्थ, बेसिकली इस केस में हो जाएगा x इनटू y। नाउ अगर मुझे दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में a का डिफरेंशिएशन बिकम्स डायरेक्टली dA/dt, इसमें तो कोई इशू नहीं है। बट जो राइट साइड है वहां पे आई नीड टू बी केयरफुल, x इनटू y का डिफरेंशिएशन यहाँ क्या अप्लाई होगा अपने पास, प्रोडक्ट रूल। सो ये दिखेगा x इनटू dy/dt प्लस y इनटू dx/dt। नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। सो एट द इंस्टेंट जो अपने को बोला गया था, आप समझना, ये जो इंस्टेंट दिए थे
इस इंस्टेंट का यूज फर्स्ट पार्ट में तो नहीं लगा बिकॉज यहाँ पे एक्स वाई था ही नहीं, बट सेकंड पार्ट में लगेगा। एक्स का वैल्यू कितना दिया अपने को 10, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय dy बाई dt, dy बाई dt कितना है अपने पास 2, सो 10 into 2 प्लस y, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 मल्टीप्लाइड बाय dx बाई dt विच इज -3, सो फाइनली ये होगा अपने पास 20 माइनस 18, सो अपने को वैल्यू मिलेगा dA बाई dt is equal to 2 centimeter square per second, again sorry per minute, again be careful with the unit कि यहाँ पे अपने पास एरिया था तो सेंटीमीटर की जगह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। दोनों पार्ट में अगर आप आंसर देखोगे तो दोनों का आंसर सेम भी बोल सकते हैं, इसका आंसर कुछ इस तरीके से भी इसको बोल सकते हैं, पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एंड एरिया इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर मिनट और 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। दोनों का रेट 2 आया है, सिर्फ एक के आगे नेगेटिव है दैट मींस पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है, एक के आगे पॉजिटिव है इसलिए एरिया इंक्रीज हो रहा है। सो ये रहेगा अपना रेक्टेंगल का सिंपल सा क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोला गया था अपने को बलून which always remains spherical on inflation is being inflated by pumping in 900 centimeter cube of gas per second. Find the rate at which radius of balloon increases when the radius is 15 centimeter. देखो इन जनरल हमको ही पता है कि जब उसमें गैस भरते हैं अपन बलून में डायरेक्टली वो स्फेरिकल नहीं होता, बट फॉर सॉल्विंग दी क्वेश्चन इस पर्पस के लिए हमने अज्यूम कर लिया है कि वो हमेशा क्या शेप रहेगा आपके पास स्फेरिकल रहेगा, ठीक है। नाउ अब फॉर दिस केस अगर हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें सो हमको एक इन्फॉर्मेशन दी है is being inflated at the rate of 900 centimeter cube per second। कहने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जिस रेट से गैस जा रही है वो रेट दे रखा है। ऑब्वियसली अगर बलून में जिस रेट से गैस जा रही है उससे उसका बलून पे क्या इंपैक्ट होगा, तो आई कैन से उसी रेट से उस बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा बिकॉज गैस क्या करेगी उस वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करेगी। तो आई कैन सिंपली से कि ये जो अपने को 900 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस पर सेकेंड दे रखा है दिस इज नथिंग बट dV by dt, क्योंकि जिस रेट से गैस अंदर जाएगा उसी रेट से बलून का वॉल्यूम बढ़ेगा। आई नीड टू अज्यूम V denotes वॉल्यूम ऑफ बलून। ओके नाउ नेक्स्ट इज वी नीड टू फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेस व्हेन इट्स रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। मतलब हमको निकालना है dr by dt, दिस इज नथिंग बट rate of change of radius, this we need to find at the instant when radius is 15 centimeter. So हम लोग क्या करेंगे, reduce the formula for volume. Volume of balloon का formula क्या था, it is 4/3 pi r cube. जब volume of balloon use करेंगे 4/3 pi r cube, so differentiating both the sides with respect to t. Again v का differentiation becomes dv by dt, 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा अपने पास 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। अरेंज करते हैं टर्म्स को, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा dv बाई डी टी इक्वल्स टू 3 से 3 कैंसल 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। ये बना अपना एक्सप्रेशन। नाउ dv बाई डी टी का वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन टू अस, इट इज 900, सो ये हो गया 900 इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। आर हमको दिया था एट इंस्टेंट पर आर इज 15 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा अपने पास 15 स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। दिस इज द वैल्यू जो हमको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ से मुझे मिलेगा डी आर बाई डी टी इज इक्वल्स टू 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर इज नथिंग बट 225 इंटू 4 इज अगेन 900, सो 900 कैंसिल होगा आपके पास, आपका आंसर होगा 1/पाई ओनली, ठीक है। बिकॉज जब 15 स्क्वायर को सॉल्व करोगे मल्टीप्लाइड बाय 4 तो 900 बनेगा, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा सीधे 1/पाई। नाउ कम्स द यूनिट, रेडियस का यूनिट इज मीटर या सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सेंटीमीटर, सो इट शुड बी सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये होना चाहिए अपना रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ बलून इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा एक डाउट और भी होता है कि सर रेडियस कुछ भी हो, रेट ऑफ रेडियस या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस तो सेम होना चाहिए। तो एक चीज समझना, आप खुद ही ऑब्जर्व करो इस चीज को, जब आप बलून को देखते हो स्टार्टिंग में खाली होता है एम्प्टी पूरा, फिर आपने एक कांस्टेंट रेट से गैस भरा अंदर, तो उसका वॉल्यूम एक कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, बट जो आपका रेडियस है उसको ऑब्जर्व करना, इनिशियली वो बहुत फास्ट बढ़ेगा, मतलब इनिशियली एकदम से वो बड़ा होगा,
जब इतना बड़ा बलून हो जाएगा अब वो स्लोली बढ़ेगा, बिकॉज पहले क्या था, पहले उसको छोटे से वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करना था तो फट से उसने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इतने बड़े वॉल्यूम को कवर करना है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, जिस रेट से ये रेडियस बढ़ रहा है ये रेट धीरे धीरे कम होता रहेगा आपके पास, बट रहेगा पॉजिटिव, डिक्रीज नहीं होगा, इट शुड ऑलवेज इंक्रीज, बट रेट चेंज होगा आपके पास। तो इस चीज को भी ध्यान रखना। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर जिस रेट से आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो उसी रेट से रेडियस भी तो बढ़ना चाहिए, या फिर रेडियस का रेट तो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इनिशियली वो बहुत फास्ट बढ़ेगा, बिकॉज इनिशियली क्या है ना कि गैस बहुत ज्यादा आ रही है और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बहुत कम था, बट जैसे जैसे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बढ़ता जाएगा तो गैस को फैलना पड़ेगा, जब गैस फैल जाएगा तो आपके पास वॉल्यूम स्लोली बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रेडियस का रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा अपने पास। तो ये आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, जैसे हमने r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर पे निकाला, आंसर कितना आया 1/π। जैसे जैसे आप r को बढ़ाओगे आपका रेडियस का रेट ऑफ चेंज कम होता जाएगा, बिकॉज बाय डिफॉल्ट बलून का साइज बढ़ेगा, जब बलून का साइज बढ़ेगा तो अपने पास रेडियस क्या हो जाएगा, स्लोली इंक्रीज होगा, डेफिनेटली इंक्रीज तो होगा बट स्लो रेट पे होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अपने को बोला गया था अ लैडर 5 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, द बॉटम ऑफ लैडर इज बीइंग पुल्ड अलोंग द ग्राउंड away from the wall at 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when foot of ladder is 4 meter away? देखो एक चीज समझना, एक तो होते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जहां पे आपको स्टैंडर्ड फिगर दिए होते हैं, इसको हम बोलेंगे पैरेललोग्राम दे दिया या फिर आपको क्यूबॉइड दे दिया या स्फीयर दे दिया, बट ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डायग्राम खुद फॉर्म करना पड़ेगा। बेसिकली ये भी एक काइंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है, अब इसको ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम से। इसको हम बोलते हैं लैडर क्वेश्चन। लैडर क्वेश्चन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है अपने पास, assume this to be wall, assume this to be ground, ये आपका ग्राउंड सरफेस है, दिस इज योर वॉल, एंड आपका लैडर यहाँ पे कहीं रखा हुआ है, लाइक इन दिस पोजीशन, ठीक है, इस पोजीशन में आपका लैडर कहीं तो रखा हुआ है, दिस इज योर लैडर। अब अपने से क्या बोला गया था, अपने से बोला गया है कि आपका जो लैडर का फुट है, ठीक है, उसको हमने पुल किया along the ground away from the wall, मतलब ऑब्वियसली ये जो लैडर का फुट था इसको आपने इस तरफ पुल किया, ठीक है, इसको पुल किया इस तरफ, और ऑब्वियसली अगर वो पार्ट उस तरफ पुल हुआ है तो ये जो लैडर का ये टॉप वाला पार्ट है ये नीचे ड्रैग होगा, ठीक है, बिकॉज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये कांटेक्ट नहीं छोड़ेंगे, ये वाला पार्ट फुट जो अपना है ये ग्राउंड के अलॉन्ग जाएगा और जो टॉप पॉइंट है वो हमेशा वॉल के अलॉन्ग नीचे आएगा। नाउ ऐसे केस में इंपॉर्टेंट क्या है वो समझना, जब स्टैंडर्ड फिगर दिया होता है तो हमको पता है कि रेडियस अज्यूम करना है, लेंथ अज्यूम करना है, विड्थ लेना है, बट ऐसे केस में वेरिएबल हमको खुद को अज्यूम करना होता है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वेरिएबल को अज्यूम करना। और एक आपको स्टैंडर्ड फिगर दिया था यहाँ पे लैडर 5 मीटर लॉन्ग, तो भले ये कोई भी कहीं भी जाए, एक चीज तो फॉर श्योर है कि लैडर का लेंथ फिक्स रहेगा, बिकॉज आप कितना भी कहीं पे मूव करो उसके लेंथ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है यहाँ पे अजम्पशन ऑफ वेरिएबल, कि वेरिएबल क्या अज्यूम करने हैं और क्या से बेटर कितने अज्यूम करने हैं, ठीक है। सो एक चीज समझो, दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो चेंज हो रहे हैं और जो आपको रिक्वायर्ड है। तो आई कैन से क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है कि एक तो ये लेंथ है जो चेंज हो रहा है, जब ये आगे जाएगा तो लेंथ इंक्रीज होगा, एट द सेम टाइम ये भी लेंथ है जो डिक्रीज हो रहा है और चेंज हो रहा है बेसिकली, और दोनों से मुझे रिक्वायरमेंट है। द रीजन बीइंग ये लेंथ का मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखा है कि ये लेंथ आपका इंक्रीज हो रहा है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कैसे, क्या दिया था अपने को, द बॉटम ऑफ लैडर इज बीइंग पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका वही मतलब हुआ। और इस हाइट का या फिर इस चीज का यूज क्या है, ये तो मुझे सॉल्व करना है, बिकॉज आई नीड टू फाइंड हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, ठीक है, रेट ऑफ हाइट ऑन द वॉल, किस रेट से आपका हाइट जो है वो डिक्रीज हो रहा है बेसिकली। सो व्हाट आई डू इज I'll assume this part to be x and this part to be y. ये तो हुआ assumption of variable। अब नेक्स्ट काम क्या होता है समझना, स्टैंडर्ड फिगर के केस में एक तो आपको वेरिएबल पता होते हैं क्या वेरिएबल होंगे, सेकेंडली आपको फॉर्मूला भी पता होता है। अब यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा, मतलब जो मैंने वेरिएबल अज्यूम किए हैं मुझे उन वेरिएबल में कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। बट कीप इन माइंड वन थिंग, वो स्टैंडर्ड इक्वेशन उस क्वेश्चन में हर जगह वैलिड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये लैडर इस पोजीशन में है तब भी वैलिड हो, ये लैडर नीचे आएगा तब भी वैलिड हो बेसिकली। सो करेक्ट आई कैन से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट बनेगा, भले वो एक्स वाई का वैल्यू कुछ भी हो, इट डजंट मैटर, ये हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो नो डाउट यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम एप्लीकेबल रहेगा, मतलब इस केस में
एक इक्वेशन हमेशा ट्रू होगा, दैट शुड बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 25। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पार्ट था पर्टिकुलरली फॉर दिस क्वेश्चन, जहां पे स्टैंडर्ड शेप नहीं था। सबसे पहला स्टेप क्या था, अजम्पशन ऑफ वेरिएबल, दैट प्योरली डिपेंड्स कि क्या वैल्यू चेंज हो रहा है और क्या चेंज नहीं हो रहा। सेकेंड इज जो आपने वेरिएबल अज्यूम किए हैं उसके ऊपर एक इक्वेशन जो इस केस में अपने को कहां से मिलेगा, विथ पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली। इस क्वेश्चन को ध्यान भी रखो, लैडर क्वेश्चन आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, तो हमेशा यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग, वेदर इट्स रेट मेजर और एनी अदर चैप्टर, सब जगह सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है। नाउ अगेन बैक टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये जो इंफॉर्मेशन दिया था, द बॉटम ऑफ लैडर is being pulled along the ground away from the wall at 2 centimeter per second। इसका मतलब क्या है, क्या मैं ऐसा बोलूं कि बॉटम यहां से जा रहा है तो x का वैल्यू बढ़ेगा, ठीक है, x का वैल्यू बढ़ेगा। जब कोई चीज बढ़ती है तो रेट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। रेट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल। तो आई कैन से ये जो मुझे दे रखा है, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ x विच इज dx by dt। कितना दिया हुआ है अपने को, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला था, पर मैंने लॉजिकली उस चीज को ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने इतने पार्ट को x अज्यूम किया है और मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं तो डेफिनेटली x बढ़ेगा, इसलिए हमने क्या लिया है इसको, पॉजिटिव। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट मैं ऑब्जर्व करता हूं y, ये तो मुझे सॉल्व भी करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा मैं लिख देता हूँ dy by dt। अब एक मिस्टेक और करते हूँ, नो डाउट आपको दिख रहा है कि dy by dt में जो y है वो कम हो रहा है। अगर y कम है तो रेट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। बट आप यहाँ नेगेटिव लिखो मत, वो बाय डिफॉल्ट आंसर में नेगेटिव आपको दिखेगा। वी ओनली नीड टू फाइंड dy by dt। पर ये dy by dt मुझे कब फाइंड आउट करना है, एट द इंस्टेंट जब उसका अपने पास फुट ऑफ द लैडर इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो क्या आई कैन से एट x इक्वल टू 4, इस इंस्टेंट पर फाइंड करना है। पर खाली x काफी नहीं है, अगर मुझे dy by dt निकालना है तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि उस इंस्टेंट पे x तो 4 था, उस इंस्टेंट पे y कितना होगा। ये कहां से मिलेगा, ये मिलेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। मैं इस इक्वेशन में क्या करूंगा, x को 4 पुट कर दूंगा। जैसे इस इक्वेशन में x को 4 पुट करूंगा तो इक्वेशन बनेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 9, और y कांट बी नेगेटिव फॉर दिस केस, तो इस केस के लिए y क्या हो गया अपने पास, 3. So basically we need to find the value of dy by dt at x equal to 3 and x equal to 4 and y equals to 3. Now सब कुछ कैलकुलेशन आ गया है, अब सिर्फ एक ही स्टेप बाकी है, डिफरेंशिएशन। dx by dt का वैल्यू पता है, dy by dt फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx by dt प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y dy by dt इक्वल टू 25 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, बिकॉज अपने पास 25 बीइंग अ कांस्टेंट। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं, दोनों के 2 आपस में निकल के कैंसिल हो जाएंगे। x, उस इंस्टेंट पे x का वैल्यू क्या था, 4 इनटू dx by dt। dx by dt अपने को दे रखा था, इट इज 2, प्लस उस इंस्टेंट पे y का वैल्यू इट इज 3 इनटू dy by dt इक्वल टू 0। इसी को अरेंज करते हैं तो फाइनली अपने को वैल्यू दिखेगा dy by dt शुड बी इक्वल टू -8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बोला था, आपको दिख रहा होगा कि y का वैल्यू कम हो रहा है। ऑब्वियसली अगर y का वैल्यू कम हो रहा है तो रेट क्या आना चाहिए था, नेगेटिव। वो बाय डिफॉल्ट देखो क्या आया है, नेगेटिव। ऐसे में एक चीज को और समझना, अपने पास क्वेश्चन का आंसर किस फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन का हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, मेरा आंसर रहेगा 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे सर हाउ फास्ट पूछा है आपने, +8/3 बोल दिया, नहीं, आगे वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग। उसने खुद डिक्रीजिंग यूज कर लिया, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट नेगेटिव तो था ही सही, मुझे सिर्फ वैल्यू देनी है विच शुड बी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड एग्जांपल, जहां पे हमने फंक्शन भी खुद फॉर्म किया। फंक्शन फॉर्म करने के लिए पहले हमने वेरिएबल अज्यूम किए, एंड वेरिएबल अज्यूम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कितने मिनिमम वेरिएबल रिक्वायर्ड है टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन।